अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अदवार खावर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे अपने बहुत ही फेवरेट क्रिकेटर वहाब रियाज के हवाले से। खेल के मैदान को खैरबाद वो कह चुके हैं, और खेल के मैदान को खैरबाद कहना एक खिलाड़ी के लिए बहुत ही मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि वो मैदान जहाँ पर हज़ारों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, तो इन लम्हात का जो एहसास है वो खिलाड़ी के अलावा किसी और को नहीं हो सकता। इसीलिए जो खिलाड़ी जो रिटायरमेंट लेते हैं उनके लिए फ़ैसला बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अब हम बात कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी, हमारे कौमी हीरो, टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया है। वहाब रियाज का ये कहना था कि उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप को फोकस किया हुआ था, लेकिन अब वो ये देख रहे हैं कि टीम में उनकी जगह नहीं है। इस मौके पर वहाब आबदीदा भी हो गए, और उन्होंने ये भी कहा कि टीम में अब शाहीन आफरीदी मौजूद हैं और बहुत से ऐसे अच्छे बॉलर्स हैं, और हकीकत यही है कि अब वो मज़ीद क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। कोई जज्बाती फ़ैसला वो ये नहीं कर रहे। उनका ये कहना था कि वो हकीकत पर यकीन रखते हैं, और हकीकत यही है कि अब मैं मज़ीद क्रिकेट नहीं खेल सकता इंटरनेशनली। तो ये, और मज़ीद उन्होंने कहा कि ये ट्रेंड भी होना चाहिए कि जो खिलाड़ी क्रिकेट को खैरबाद कहते हैं उन्हें फेयरवेल मैच की पॉलिसी यहाँ पर होनी चाहिए। वो ये कह रहे थे कि उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, उन्होंने हमेशा अपना 100% देने की कोशिश की है। और ये हम देखते हैं कि एक न एक दिन आना होता है जब आपने कुछ चीज़ों को खैरबाद भी कहना होता है। वहाब रियाज हमारे लिए यादगार बॉलर, अगर हम 2011 के वर्ल्ड कप की बात करें, जहां पर शेन वॉटसन के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा ही एक डेंजरस और डेडली स्पेल किया था, और वो हमने देखा कि किस तरह से तारीख़ में वो स्पेल रकम हो चुका है, कितनी उनकी तारीफ़ हुई थी उस हवाले से। और हम उम्मीद यही करते हैं कि वहाब रियाज हमेशा क्रिकेट के साथ ही जुड़े रहेंगे, मज़ीद जो लीग्स हैं वो हमें खेलते दिखाई देंगे। तो इस हवाले से प्रोग्राम में आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। आम इंतखाबात 2024 में फैसला हो गया। निगरान वजीर आजम के बाद निगरान काबीना भी सरप्राइज। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक और संगीन मुकदमा दर्ज। शतरंज का आलमी मुकाबला जीतने वाली पाकिस्तान का फख्र। और सबसे पहले बात करेंगे निगरान काबीना से मुताल्लिक, जिसकी तश्कील का मरहला तय होने को है। वज़ीर आज़म हाउस की सरगर्मियाँ बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि केयर टेकर्स की जो बुनियादी तरजीह है वो शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात वक्त पर कराना है। लेकिन इलेक्शन कब होंगे इसका इल्म तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं है, जिसका एक सबूत ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि इलेक्शन कब होंगे, तो इलेक्शन कमीशन खामोश दिखाई दिया। इलेक्शन में ताख़ीर के मामले पर साबिक अपोजिशन लीडर आजा रियाज ने भी ये कहा है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, और इसके साथ उनका ये भी दावा है कि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर भी फरवरी में इलेक्शन का फैसला कर लिया है। तो 15 फरवरी से 2-4-6 दिन पहले या फिर बाद में इलेक्शन होंगे। तो ये तो था राजा रियाज का दावा। बस कौम को इंतज़ार है कि इलेक्शन कब होंगे। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का इसी मामले पर एक अहम तरीन इजलास भी हुआ, मगर इसके बावजूद कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो नई हल्का बंदियाँ, इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन कोई भी हतमी फैसला अभी तक नहीं कर सका है। निगरान वज़ीर आज़म के बाद अब निगरान काबीना को मुंतखब करने की बारी है, और बताया यही जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है। निगरान काबीना के लिए तकरीबन तमाम नाम ही फाइनल कर लिए गए हैं। इस हवाले से मुशावरत भी मुकम्मल हो चुकी है। बस निगरान काबीना का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। सीनियर तजियाकार आमिर खाकवानी ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, बहुत शुक्र के लिए अनवारुल हक काकड़ की हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनका जो बतौर निगरान वजीर आज़म नाम था वो पीपल्स पार्टी के लिए या नून लीग के लिए सरप्राइज नहीं था, और अब हम देख रहे हैं कि काबीना में टेक्नोक्रेट बहुत ज्यादा आ रहे हैं? जी, आपने ठीक कहा जी, सरप्राइज तो था। पीपल्स पार्टी के लिए तो न सिर्फ सरप्राइज था, बल्कि आपको याद होगा कि खुर्शीद अली शाह साहब ने तो थोड़ी सी अपनी रिजाइनमेंट भी जाहिर की थी अपने इब्तदाई फौरी बयान में, और नून लीग के लिए भी सरप्राइज था। तो मेरा तो ख्याल है कि जो कैबिनेट है वो भी एक तरह से भी आपने ठीक कहा कि सरप्राइज साबित हो रही है, और जो लोग सामने आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छे नाम सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल में बेस्ट ऑफ बेस्ट निगरान काबीना बनाने की कोशिश हो रही है, और शायद ये ऐसा पहली बार हो, क्योंकि निगरान काबीना में टेक्नोक्रेट्स तो हैं, सिर्फ टेक्नोक्रेट्स नहीं है, बहुत क्रेडिबल नाम है, काफी अच्छे नाम सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ शोबों के लिए। और आमतौर पे ऐसी निगरान काबीना नहीं होती। आमतौर पे हमारे यहाँ जो हुकूमतें बाज़ों का जो तब्दील होती हैं, डिक्टेटर्स आते हैं, वो एक इस तरह की बनाती हैं जो मामला बहुत अच्छी तरह चला सके। ये निगरान हुकूमत का, निगरान काबीना का पहला तजर्बा होगा जिसमें इतने अच्छे लोग होंगे जो
मतलब बहुत सारे नामों का अभी को फाइनल नहीं हुए, लेकिन जो जो नाम सामने आ रहे हैं मेरे ख्याल में वो बेस्ट प्रोफेशनल है, चाहे वो वज़ारत खारजा के लिए हो, वज़ारत खजाना के लिए हो, या वज़ीर दाखिला के लिए अगर शैफ सडल का नाम आ रहा है, कल डॉक्टर अहमद साकिब का भी नाम चलता रहा है, और भी लोग, ये बड़े नेक नाम लोग हैं। ठीक है आमिर साहब, दो चीजें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा ऑपोजिशन लीडर की जानिब से नाम पेश किया गया, सभी इस पर मान गए, कोई एतराज सामने नहीं आया, इतनी आसानी से मरहला कैसे तय हो गया? दूसरी बात, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे नाम सामने आ रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, इन एक्सपीरियंस लोगों का आवाम को कोई फायदा होगा या ये भी सिर्फ महंगाई ही करेंगे? देखें, जहां तक आपने कहा ना कि मान क्यों गया, ना मान इसलिए गया कि नाम जहां से आया था उसे इनकार करना मुश्किल था, और फिर प्रोसीजर ऐसा है कि अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय ना होता तो पार्लियामानी कमेटी में जाना था, वहां भी ना होता तो फिर इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये नॉमिनेट करना था, तो उन्होंने बहरहाल काकर साहब को ही नॉमिनेट करना था, जिस तरह मोहसिन नकवी पंजाब में नॉमिनेट हुई। तो खैर एक तो वजह ये है। दूसरा ये कि ये जो अच्छे लोग आए हैं, अगर उनको 3-4 महीनों के लिए सिर्फ रखा आ रहे हैं या 4 से 5 महीनों के लिए, तब तो उनका फोकस इलेक्शन पर ही होगा। अगर कोई और पीछे कोई अगर है सोच या कोई फार्मूला कोई और कहीं चल रहा है कि अगले साल 1.5 साल के लिए, ये मुख्तलिफ लोग बात तो कर रहे हैं ना भारत कहीं ना कहीं, तो फिर शायद उनके साथ होंगे वो डिलीवर करने के। भारत ये अब पहले आते ही निगरान वज़ीर आज़म पे पेट्रोल का महंगा करने का, तो ये तो उनको बोझ उठाना पड़ गई है, और लोग तो भारत बहुत तंग और परेशान हुए हैं। और अगर इसी तरह निगरान का भी, तो निगरानों का फिर ये जो दौर है, आपको लग रहा है कि महंगाई के हवाले से बड़ा खौफनाक भी हो सकता है? महंगाई के हवाले से तो होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद सिस्टम में कुछ अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आ जाए। ये मुमकिन है कि आमतौर पर पॉलिटिकल प्रेशर होती है ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ज्यादा इस तरह के फैसले कर नहीं सकती। मसलन टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ हो जाए, कुछ और चीजों में हो जाए, और टेररिज्म के हवाले से अगर शैफ सडल को बनाते हैं, डॉक्टर शैफ सडल को वज़ीर दाखिला, तो ये दहशतगर्दी की लहर भी चल रही है ना, उसके लिए काफी अच्छी इफेक्टिव हो सकती है। या और जगह, लेकिन भारत 3-4 महीने बहुत कम है रिफॉर्म्स लाने के, लेकिन अच्छी बुनियाद डाली जा सकती है, इब्तिदा हो सकती है, और फिर आगे वाली हुकूमतों के लिए एक मिसाल बन सकता है कि 3-4 महीने 4-5 माह के अंदर भी कुछ अच्छे स्टेप ले लिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हो सकता है, और महंगाई भी कम करने की। देखिए, महंगाई अगर मसाइल है ना, हम ये कहते हैं IMF की शर्तें हैं, ये है वो है, असल बात ये है कि जो हमारे जो ताकतवर तबकात है, इस्तेसाली तबकात है, बालतर तबकात है, वो तो अपनी मुराद कम करे ना, मतलब उनके अल्ले तल्ले वही चल रहे हैं। अगर निगरान काबीना में ये चीजें कम कर देते हैं, प्रोटोकॉल कम कर देते हैं, जो सहूलतें रियायतें हैं उसमें कुछ कम कर देते हैं, और लगे कि हमारे मुल्क के, लेकिन आमिर साहब इतना अच्छा कोई सियासतदान हमारे दरमियान मौजूद तो है नहीं कि वो अपनी मुराद खुद से कम करवाए। आपको नहीं लगता इस पर कोई कानून साजी होगी तभी ये चीजें कम होंगी? क्योंकि प्रोटोकॉल तो आए रोज बढ़ते जा रहे हैं लोगों के। देखें, अब ये अच्छा मौका होगा ना, अब इसमें सियासतदान कम है, टेक्नोक्रेट्स लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं कि आम जिंदगी में ये प्रोटोकॉल नहीं लेते, चाहे ये वर्ल्ड बैंक में भी हो और जगहों में भी हो, बड़े बड़े ओहदों भी होते हैं, लेकिन ऑफिशियल उस तरह के सरकारी प्रोटोकॉल नहीं होती, अपना ब्रीफ उठा के चल रही होती है। तो इनको चाहिए मिसालें कायम करें। मेरा ख्याल है कर सकते हैं, अगर ये चाहें तो उनको डिलीवर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह से हम इंतखाबात के हवाले से देख रहे हैं, 3 महीने में इंतखाबात तो नहीं हो सकते, क्योंकि नई हल्का बंदियां होनी है, और अच्छी बात है अगर नई मरदमशुमारी के हवाले से इंतखाबात होते हैं, तो फिर आप देख रहे हैं कि वफाकी इलेक्शन में भी ताखीर का जो कभी इम्कान है वो मौजूद है, क्योंकि राजा रियाज यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो हमारे बड़े हैं उन्होंने फैसला किया इलेक्शन फरवरी में होंगे। तो ये राजा रियाज के बड़े कौन हैं, और साथ ही साथ उनके बड़े का मतलब है कि हम सबके जो बड़े हैं। देखिए, बड़े तो आप भी जानते हैं कौन है हमारे मुल्क के मुख्तदर कुव्वतें, हम इनको एक बड़ा सेफ सलम कह देते हैं। इलेक्शन में मेरा ख्याल है फरवरी मार्च में ही होंगे, और फरवरी में भी ये ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान के कई इलाकों में बहुत ठंड होती है, बर्फबारी होती है, दीर में, चतराल में, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, तो ये भी शायद एक पोलिटिकल प्रॉब्लम आए। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन मार्च में आएगा। एक ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने चैलेंज किया है मरदमशुमारी को सुप्रीम कोर्ट में, कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से जो अप्रूवल ली गई वो इसलिए टेक्निकल गलत है कि पंजाब और केपी के निगरान वज़राए लेने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स कर दे तो फिर इलेक्शन 3 महीने में हो जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड है नवंबर तक, मिड ऑफ नवंबर तक, क्योंकि मिड भी नहीं, 10 नवंबर से पहले तक इलेक्शन कराने पर, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर दे, नहीं तो फिर जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर आ जाती है तो फिर तो 3 महीने में हो जाएंगे। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि फरवरी या मार्च में इलेक्शन होंगे। इसका तो मतलब फिर ये है कि जो ज्यादा ताखीर का मामला है वो नहीं होगा, जैसा कि बहुत बार हमने सुना, मुतज़ाद इतलात आती रही, कुछ लोग ऐसी बातें भी करते रहे कि 2 साल तक भी ताखीर हो सकती है। जो केयर टेकर सेटअप है वो 2 साल तक प्रोलॉन्ग कर सकता है।
देखिए, मुझे सिर्फ ये एक तशवीश है कि ये जो निगरान काबीना बन रही है ये टू गुड काबीना है। अगर इतने अच्छे लोग अपनी सारी जिंदगी की नेकनामी को सिर्फ 4 महीनों के लिए तो करने नहीं आए होंगे, मुझे ये लग रहा है। अगर इतनी अच्छी निगरान काबीना बन रही है तो फिर शायद ये लंबी भी हो सकती है। इस पर गौर करें ना, ऐसे लोग हैं जिनका मुख्तलिफ शोबों में अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं वो प्रोमिनेंट लोग हैं, और वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के, काम छोड़ के सिर्फ 3-4 महीनों के लिए इलेक्शन कराने के लिए आ रहे हैं, तो ये बात कोई हजम नहीं हो रही। ये सिर्फ पॉइंट ऐसा है जो मेरा ख्याल है, इस पर गौर करें। यानी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात के अंदर ही एक नेगेटिव बात और तशवीश की बात छुपी हुई है। ठीक है, तो आमिर साहब आप ये समझ रहे हैं कि इन तमाम मामलात पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, वो एक दूसरे के साथ ऑन बोर्ड हैं, और नवाज शरीफ भी आपको लगता है कि सितंबर में वापस आ जाएंगे 16 सितंबर के बाद? नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो दायरे फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और इलेक्शन लड़ के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, मेरा ख्याल है वो। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, जब तक अदालत में उनका नाम क्लियर नहीं हो जाएगा, और वो क्लियर कैसे होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस ज़ेरे समाअत है, नवाज शरीफ साहब में सजा याफ्ता है, उनको सजा हुई है, तो जब वापस आएंगे उनको आते ही उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। वो जमानत पर है, और अगर अदालत ने जमानत ना ली तो वो जेल जाएंगे सीधे, याद रखिएगा। और मुमकिन है वो जेल जाए तासुर देने के लिए, या फिर मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो अपने फैसले का, अपने क्लियर होने का इंतजार करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब तक उनका केस खत्म नहीं हो जाता, उनकी क्लीन चिट नहीं बन जाती, नवाज शरीफ साहब शायद आने का रिस्क ना ले। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं ना कि जब तक रिस्क 0 नहीं हो जाता तब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है प्रोसेस तेज हो जाएगा, सितंबर के बाद प्रोसेस तेज हो जाएगा। मुमकिन सितंबर पे आ भी जाए, चंद दिनों के लिए वो चले जाएंगे, जेल ना भी जाए, हाउस अरेस्ट कर दे किसी भी घर को, किसी भी जगह को, वो एक करार दे की हुकूमत है, क्योंकि पंजाब हुकूमत भी एक फ्रेंडली हुकूमत है, PML के लिए तो फ्रेंडली हुकूमत है, तो ये उनके लिए हो सकता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा, ना आ सके तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। ठीक है आमिर साहब, राजा रियाज साहब ये कहते हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या जो बल्ला है वो हमें अगले इलेक्शंस में अब नहीं नजर आ रहा कहीं पर, तो आपको लगता है जो -1 फार्मूला है वो लग चुका है, चेयरमैन PTI की जो मुश्किलात हैं वो इतनी जल्दी कम नहीं होने वाली? देखें, खतरा तो ये है, लेकिन चेयरमैन PTI के लिए तो माइनस से तक चलो इस लिहाज से भी है कि सजा मिल चुकी है, अदालतों में मामला है, अगर अदालतों से क्लियर नहीं होती ना है। लेकिन PTI को इलेक्शन से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, और अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी रहे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन में तमाम जमातें हिस्सा लें और वोटर को फैसला करने दें। देखिए, हम जमहूरियत की बात करते हैं ना, जमहूरियत में फैसला होता है अवाम का, वोटर का, वोटर को फैसला करने दे, वोटर जेट कर दे तहरीक इंसाफ को, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इन सब के लिए मसले हल हो जाएंगे। वोटर को फैसला करने दे। चेयरमैन PTI अगर अपने अदालती कानूनी वसाइल में इलेक्शन से बाहर भी होते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। असल बात यह है कि PTI को हिस्सा लेने दें, ताकि एक अच्छा मुकाबला भी अच्छा हो और एक बाद में पोलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो। कोई ये ना कह सके कि जी मेन पार्टी को उन्होंने माइनस कर दी है तो ऐसे इलेक्शन की क्या अहमियत है। लेकिन आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, आप जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं, तो इस जमहूरियत में हम देख चुके हैं कि पिछली बार नवाज शरीफ को साइडलाइन करके फिर इलेक्शन कराए गए, अब PTI चेयरमैन को साइडलाइन करके इलेक्शन कराएंगे, तो फिर ये कैसी जमहूरियत है? नहीं, वो ठीक है, वो बता, लेकिन ठीक है, इस वक्त देखें नवाज शरीफ साहब पे भी अदालती 12 सजा तो थी ना, अदालत ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी ना। अब उसमें जो मर्जी बात करें है तो अदालत का फैसला, इमरान खान का अदालत का फैसला। लेकिन आप ये देखें, पिछली बार PML को इलेक्शन लड़ने का मौका मिला और पंजाब में उनकी वो लार्जेस्ट पार्टी थी, पंजाब में अक्सरियत थी उनकी, और अगर वो आपस में पीपल्स पार्टी और नून लीग को अलायंस बना लेते तो मुमकिन है पहले भी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे। यानी ऐसा नहीं था कि नून लीग बिल्कुल आउट हो गई हो। PTI को तो अब बिल्कुल आउट करने की बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल आउट करने का बल्ले का निशान ही ना होना ये ज्यादती है। देखिए, 18 के इलेक्शन में स्टेज का निशान मौजूद था बैलेट पेपर पे, और PML ने वोट लिए, ठीक ठाक वोट लिए हैं, कोई 1.25 करोड़ के करीब वोट है उनके, 1,25,00,000 के करीब वोट है उनके। तो वो आप देखें ना, इतने बड़ी तादाद में वोटर को, और PTI के 1,64,00,000 वोट थे पिछले इलेक्शन में, तो अब 1.5-2 करोड़, अब तो मजीद बढ़ गए होंगे शायद। इतनी तादाद में 1.5-2 करोड़ वोटर को अगर आप उनकी पार्टी को बाहर करना तो ये नाइंसाफी हो। बिल्कुल, लेकिन आप ये समझते हैं कि सियासतदान ही फिर वैसी बातें कर रहे हैं, जो सब कुछ उनके साथ हुआ आज वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PTI चेयरमैन के साथ या उनकी जमात के साथ भी ऐसा ही हो, जिस तरह से बल्ले के निशान को मिटाने की बात की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो फिर सियासतदान खुद ही नहीं समझते। देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेट हमारे सियासतदान लालची है, इक़्तिदार के लिए वो हर चीज भुला जाते हैं, अपनी अखलाकियात को भुला देते हैं, सियासी अखलाकियात को, अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। देखिए, जो चीजें 2018 में गलत थी, ये सब लोग ये कहते थे ना, मौलाना फजल रहमान भी, जरदारी साहब भी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सारे ही कहते थे कि 18 में गलत हो रहा है, तो उस वक्त गलत था, तो अब भी कैसे सही हो सकता है? अब ये चूंकि उनके हक में है, उनको सूट कर रहा है, इसलिए ठीक है, ये तो नहीं हो सकता ना।
जो 18 में गलत था वो 23 में भी गलत है। और गलतियां हमें रिपीट नहीं करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें जब हम आगे बढ़ेंगे ना, पिछली गलतियों को हम करेक्ट करें, ना कि हम मजीद गलतियां करके अपने मुस्तकबिल भी मखदूश करें। तो मेरा ख्याल है हम लोगों को, मीडिया के लोगों को इस पर कंसेंसस बनाना चाहिए कि ये इंतखाबात ऐसे हो कि मुल्क आगे बढ़े। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, हम मुसलसल डिफॉल्ट होने के आसपास फिर रहे हैं, बिल्कुल एज पर ही। बिल्कुल, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती। ये तो एक तयशुदा बात है ना। एक इस्तेहकाम होगा। ठीक है। और चेयरमैन पीटीआई पर अभी हम देख रहे हैं कि जो साइफर की गुमशुदगी है उसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस गुमशुदगी का एतराफ उन्होंने खुद किया था। तो आप क्या समझते हैं, ये मुकदमा उनके लिए मजीद कितने खतरात पैदा कर सकता है? देखिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए तो 180 तो हो चुके हैं पहले ही, कुछ और भी हो रहे हैं। बल्कि मैंने तो कल देख रहा था कि बुशरा बीबी की गिरदी घेरा तंग हो रहा है। तो शहाने केस में भी वो उनकी ऑडियोज के फॉरेंसिक और ये वो, मेरा ख्याल है अदालतों को डिसाइड करने दें। लेकिन ये कि इंसाफ हो, और इंसाफ होता नजर भी आए। यानी स्पीडी ट्रायल ना हो। ऐसा ना हो कि भी पता लगे कि दर केस चलाए जा रहे हैं और एक लग रहा है नाइंसाफी हो। ऐसा ना हो, इंसाफ होने दें और अदालतों को डिसाइड करें। हमें उम्मीद करनी चाहिए अदालतों से अच्छे फैसले आएंगे, क्योंकि ये केसेस का फैसला अदालत नहीं करना है ना। लेकिन ये कि एक यहाँ भी कहना चाहिए कि हुकूमती टू मच एक्टिविज्म ना हो इस मामले में कि उनको जबरदस्ती केस डाले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें बेहतर होंगी और चीजें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। अभी निगरान काबीना आती है, निगरान हुकूमत आती है, तो शायद कुछ चीजों में बेहतरी आए, मुमकिन कुछ स्पेस मिले। ठीक है। और कल हमने फिर अदालती फैसला भी एक देखा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार के हवाले से भी उनको भी रिलीफ दिया गया है। लेकिन ये जरूर कहा गया साथ ही कि इस्लामाबाद ना छोड़ा जाए। जी, कल तो बड़ा शानदार फैसला थी जिसमें बाबर सत्तार साहब ने बहुत अच्छी मिसाल कायम की थी कि अदालत को रिलीफ मिलना चाहिए और जो इंतजामिया के लोगों का एहतसाब होना चाहिए। इंतजामिया, हम जानते हैं ना, हम आम आदमी के तौर पर जानते हैं कि इंतजामिया कितनी बेलगाम होती है, कितनी ताकतवर होती है। पुलिस हो, डीसी हो, कमिश्नर हो, इनकी हमेशा अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं। तो इनका हाथ सिर्फ अदालत ही रोक सकती है। तो बहुत अच्छा फैसला किया और उन्होंने ठीक किया कि शहरियार आफरीदी को रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया कि आपने इंटरव्यू नहीं देना, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना और ये क्रिटिसाइज नहीं करना। लेकिन उनको घर भेज दिया, रिलीफ दे दिया। मुसलसल काफी अर्से से घर से बाहर जेल में थे। शानदाना गुलजार को तो बिल्कुल ही एक नाजायज पकड़ा हुआ था। तो बहुत अच्छा रिलीफ, बहुत जबरदस्त फैसला हुआ है और मेरे ख्याल है इससे अदालतों में एतमाद बढ़ेगा, पीटीआई के लोगों का भी एतमाद बढ़ेगा। ऐसे ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम खाकवानी हमारे कन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। घरेलू मुलाजमों पर तशद्दुद का मामला संगीन होता जा रहा है। पहले हमने देखा तैयबा तशद्दुद केस, फिर अब रिजवाना तशद्दुद केस के बाद सिंध के इलाके से 10 साला घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद से जाम बहक होने की इतलात सामने आ रही हैं। सिंध का इलाका नुशैर फिरोज, जिसके रिहायशी नदीम अली की बेटी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की वीडियोज़ वायरल हुई, जिसमें बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नज़र भी आ रहे हैं। बच्ची की वालिदा का कहना है कि बेटी पीर हवेली में काम करती थी। फ़ोन पर यह बताया गया था कि उसके पेट में दर्द हुआ और वो इंतकाल कर गई। इस मामले पर पुलिस की गफलत भी सामने आ रही है, जहां रानीपुर पुलिस ने जाम बहक बच्ची का मेडिकल और पोस्टमार्टम कराने बगैर ही केस दाखिल दफ्तर कर दिया है। 10 साला बच्ची के तशद्दुद ज़दा जिस्म की वीडियोज़ भी सामने आई हैं, जिसमें जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात मौजूद हैं। ताहम रानीपुर पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने वरुसा के बयानात लिए हैं। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात मौजूद नहीं थे। बच्ची का जो केस है वो मीडिया में मंजर आम आने के बाद पुलिस की जानिब से अब मरकजी मुलजिम असद शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और मामला सिर्फ ये है कि जो कम उम्र बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, उनको इस तशद्दुद से हम तभी बचा सकते हैं जब हम कानून पर अमल दरामद करवाएं, जो कि चाइल्ड लेबर कवानीन बनाए गए हैं कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनको नौकरी पर रखने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले तैयबा तशद्दुद केस हमने देखा और रिजवाना तशद्दुद केस का ताल्लुक जो है वो अदलिया से रहा है, जो कि नहायत ही काबिल तशवीश बात है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रानीपुर मोहम्मद बख्श ने। बख्श, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये केस है जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, पुलिस की जानिब से इतनी जल्दी आखिर क्यों दिखाई गई?
सर जी, असल में ये है कि ये अब ये इब्तिदाई तफ्तीश सामने आई है, तो ये 2 दिन कबल ये केस हुआ है और ये बच्ची जो है खानवान नौशर फिरोजुल्लाह की रहायशी है। और यहाँ पर सिंध के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है कि गुर्बत की वजह से जो लोग हैं वो अपनी बच्चियाँ बड़े लोगों के पास, जिस तरह यहाँ पे जो पीर साहब हैं उसके हवेली में दे देते हैं, वहाँ पर काम करती हैं। तो ये वाकया अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए। हालांकि ये 2 दिन पहले लड़की जो है फौत हो चुकी थी, बच्ची 10 साल, और उसको लवाकिन के हवाले भी कर दिया गया था। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस का जो किरदार रहा है वो सियासी लोगों के पुष्ट बनाई होता है और बड़े लोगों की, यहाँ पर जिस वडेरा शाही हो, पीर सैयद हो, इसी तरह एक जो गरीब लोग जिस तरह ये वाकया पेश आया, इसको छुपाया गया पुलिस से मिलकर ये, और उस बच्ची को यहाँ से रानीपुर से मुंतकिल कर दिया गया और बगैर पोस्टमार्टम के उसको जो है ना दफना भी दिया गया। अब सूरत-हाल ये है, इस वक्त जो सूरत-हाल ये है कि जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने इस पे हाईलाइट किया, तो फिर एसएसपी खैरपुर को बेहोश आ गया कि नहीं अब मामला खराब हो चुका है। इसमें मेन जो किरदार है, एक तो डॉक्टर जहाँ पर रूरल हेल्थ रानीपुर हॉस्पिटल है, उस बच्ची को बकौल उसके के, हालांकि हमें यहाँ तक जराए बता रहे हैं कि बच्ची को किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए, क्योंकि बच्ची जो है जिस वीडियो में नजर आ रहा है वो एक हवेली है, वो एक मुरीद थे, उनकी बच्ची है और वो हवेली के अंदर सोई हुई है। और वीडियो अफसोसनाक वीडियो है जिसमें वो जो सैयद है, जो मेयर मुलजिम है असद शाह, वो सोया हुआ है, बच्ची उसके साथ नीचे सोई हुई है, वो खुद पलंग के ऊपर सोया हुआ, नीचे बच्ची सोई है, और वो तड़प कर, ऐसा नहीं आप वीडियो देखेंगे कि तड़प कर वो वहाँ पर उसका जो इंतकाल हुआ है। और जब ये बच्ची घर पहुंची है, वहाँ पर लवाकिन के हवाले किए गए, तो वहाँ लोग जब जमा हुए तो उन्होंने वीडियो बनाई है कि उस पर तो तशद्दुद हुआ है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है, मगर ये सियासी पुष्टपनाई और बड़े लोगों के लिए पुलिस का किरदार सिंध के अंदर बहुत खराब है, जिसकी वजह से इस तरह वाकया। अहले खाना का इस हवाले से क्या कहना है? इतना वक्त उन्होंने क्यों गुजारा? उन्होंने इस हवाले से कोई बात क्यों नहीं की? पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? असल में यह है कि जब ये वाकया पेश आया तो उन लवाकिन को यहाँ पे बुलाया गया, पुलिस के प्रेशर की वजह से उसे बयान दिलाया गया कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ है और तिब्बी मौत हुई है। तो वो जो पहले वाले जो वीडियो आप देखेंगे तो उस पर उन्होंने पुलिस और असर रसूख वाले लोगों ने उनसे वीडियो बनवाए और उसमें उन्होंने यही कहा कि नहीं उसको तिब्बी मौत हुई है और हमारी बच्ची को कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जब यहाँ से वो बच्ची लेकर घर पहुंचे, गाँव पहुंचे, तो वहाँ पे उनका मौक़िफ़ चेंज हो गया। उसने कहा नहीं हमारी बच्ची पे तो जुल्म हुआ है और हमें प्रेशर दिया गया था। अब ये जब छुपाने की बात यह है कि ये सिर्फ पुलिस और यहाँ का जो बादशाह सैयद है उसी की तरफ से छुपाया गया था। हालांकि लवाकिन खौफ भी ज्यादा थे क्योंकि वो गरीब लोग हैं ना, वो ना किसी से लड़ सकते ना कोई बात। तो जब सोशल मीडिया पे बात हुई तो उन्होंने कहा, जब उधर गाँव लेकर गए तो फिर जाके उन्होंने बताया कि नहीं हमारी बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ है और तशद्दुद हुआ है, कोई तिब्बी मौत नहीं हुई। तो बख्श, ये जो सीसीटीवी वीडियोस हम देख रहे हैं ये किस जगह की है? इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? सर ये सैयद असदुल्ला शाह है, हवेली का जो मालिक है, जो इस वक्त मरकजी मुलजिम है, उसी की हवेली है और उसी के अंदर ये बच्ची सोई हुई है। क्योंकि ये मुलाजमा थी और एक तो कानून हमारे पास सिर्फ कागजात में होता है कि एक बच्ची को किस तरह मुलाजिम रखा गया है। पहले भी लाहौर में जब वाक़या हुआ है रिजवाना का, इसी तरह ये भी वाक़या पेश आया। ये भी घरेलू मुलाजिम ही समझे कि 10 साल की बच्ची है, घर पे काम कर रही है और इतना बड़ा तशद्दुद, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इतना बड़ा तशद्दुद हुआ है। तो मरकजी मुल्जिम जिसको गिरफ्तार किया गया असद शाह को, उसके खिलाफ कौन सी दफात लगाई गई है? मामला अदालत में जाएगा तो क्या कब्र कुशाई की जाएगी, दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा? पुलिस क्या कह रही है? सर असल में ये तो कि जब SHO रानीपुर है वो तो बिल्कुल धुर बना हुआ था, मुलविस था, उसी ने इस केस को छुपाया। जब DIG सक्खर ने जावेद जिस्कानी ने नोटिस लिया जिसके बाद इसको मुअत्तल भी कर दिया गया था और वो इस वक्त लाकअप के अंदर है। जिस डॉक्टर से बयान दिलवाया गया था वो उसने तो बच्ची को देखा ही नहीं है, ऐसे ही बयान दे दिया। उसी को पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर दोनों को तफ्तीश में ले लिया। कल मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, मगर मैं आपको बताना चलूँ कि सहाफियों को वहाँ पर जो
वालिद था बच्ची का, उससे मिलने नहीं दिया गया, और जो मुल्जिम था उसको प्रोटोकॉल दिया गया है। पूरी रात थाने के अंदर नहीं है। हम जब साफी लोग गए हैं वहां पर और कह रहे हैं कि भाई मुल्जिम जब पकड़ा गया है तो आप हमें मौकूफ लेने दे या उसकी तस्वीर लेने दे, तो उन्होंने कहा हम आपको दे देंगे, सिर्फ उसको अपना लाकअप के अंदर तस्वीर निकाल कर। और तो बख्श अभी अब जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि मुल्जिम को तो इस वक्त प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तमाम जो एविडेंसेस है उसके खिलाफ जा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, बच्ची के जिस्म पर जो जख्मों के निशानात हम देख रहे हैं और अहले खाना की जानिब से भी कहा जा रहा है, और अब हम यही देखते हैं कि जितने भी मुल्जिम हैं उनको इसी तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है थानों में। बिल्कुल सर, सिंध के अंदर मैं तो कह रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं के लिए कानून बना हुआ है। जो बड़े लोग हैं या सैयद हैं या मीर और या वडेरे हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको लाया गया है, कुर्सी पे बिठाया गया है और उसी को लॉकअप के अंदर तस्वीर निकाल कर उसको इस वक्त सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम अदालत में पेश करें, रिमांड लेंगे, जबकि साथियों को किसी को भी दिखाया नहीं जा रहा। अब जो वालिद है जिसकी मुद्दत में केस दाखिल हुआ है वो भी पुलिस के कस्टडी में। हालांकि देखा जाए जब एक तो केस उसका पहले दाखिल नहीं हो रहा था, पुलिस पे तशवीश थी। अब जब उनके लवाकिन ने खुद ही कहा है कि एसएसपी के सामने उन्होंने एहतजाज भी किया है कि हमारा मुकदमा दर्ज हो, बड़ी मुश्किल के साथ जब हाईलाइट केस हुआ है तभी जाके मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पुलिस तो एक धुर बनी हुई है और सियासी लोगों का भी इसी के अंदर हाथ है। अब इस तरह गरीब लोग अगर इस तरह तशद्दुद के बाद इसी तरह अगर फौत होते रहेंगे तो ये लम्हा फिक्रिया है कि कानून तो सिर्फ कागजात में पूरा है। अब देखें अदालत के लिए इन्होंने कहा है कि 10 बजे हम रानीपुर अदालत में पेश करेंगे। हम सहाफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी तक उसको लाया नहीं गया, न जाने कहाँ पर रात रखा गया था, किस प्रोटोकॉल के साथ रखा गया था। एक मुल्जिम है, एक आम मुल्जिम है, कानून ये कहता है उसको गिरफ्तार करने के बाद लाकअप में किया जाता है, लाकअप से ही पुलिस लेकर अदालत में पेश करती है। तो बच्चे के अहले खाना के साथ जो इज़हार हमदर्दी के लिए, इज़हार यकजहती के लिए कोई साबिक एमएनए, कोई साबिक एमपी या कोई सियासी शख्सियत पहुंची है? सर कोई भी नहीं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सियासी लोगों की जानिब से ना तो कोई बयान आ रहा है, ना ही उनके लिए हमदर्दी की जा रही है। जो मुल्ज़िम है उसी का सपोर्ट के लिए सियासी लोग तो उठे हुए हैं। जराए हमें बता रहे हैं कि सियासी लोगों के कहने पर ही पुलिस जो मुल्ज़िम को वो प्रोटोकॉल भी दे रही है और उसी को इस वक्त जितने भी इस वक्त जिस हालात में रखा गया है। बख्श, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि मुल्ज़िम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो मुल्ज़िम असद शाह पर कौन सी ऐसी दफात लगाई गई हैं? चाइल्ड लेबर कवानीन के तहत कोई दफा लगाई गई है या जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसके हवाले से कोई दफा लगाई गई है? सर कोई भी नहीं, उसमें सिर्फ मुकदमा कत्ल का 302 का दफात लगाए गए हैं। बड़ी मुश्किल के साथ 2-3 बजे हमें एफआईआर की कापी मिली है, वो भी कापी नहीं मिल रही थी। उसके अंदर हालांकि देखा जाए कि तशद्दुद के दफात लगाने चाहिए थे, बच्चे के जो मुलाजमा रखा गया था वो भी दफात लगानी चाहिए थी, कुछ भी नहीं लगाया गया और सिर्फ 302 जो कत्ल का वो कलम लगाया गया। अब आप बताएं कि जो उसका वालिद है जिसके मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है उसी को भी पुलिस ने अपने तौर पर रखा हुआ है। ये कहाँ का कानून है? एक तो पुलिस पहले से ही उस मुल्जिम को प्रोटोकॉल दे रही है। अब सूरत इस तरफ जा रहा है कि उस पे जो वालिदैन है, लवाकिन है बच्ची के, उस पे बड़ा प्रेशर दिया जा रहा है कि आप सुलह करें, किसी वडेरे के बाद फैसला करें और ये अदालत का चक्कर छोड़ दे। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा रानीपुर मोहम्मद बख्श हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया एक बार फिर से पेश आया है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो चाइल्ड लेबर कवानीन है उनका इतलाक कब होगा, और अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो वो मंजर आम पर भी तभी आता है जब मीडिया पर रिपोर्ट होता है या सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होता है। और हम ये देख रहे हैं कि कोई भी मजलूम के साथ नहीं खड़ा, जालिम के साथ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं, जिस तरह से रिजवाना केस की हम आपको डे बाय डे अपडेट देते रहे थे, तो उनके अहले खाना का भी यही कहना था कि पुलिस की जानिब से उन पर भी यही प्रेशर है और इसी तरह का प्रेशर अभी भी इस बच्ची के वालिदैन पर भी है कि वो सुलह सफाई कर लें, अदालतों में ना जाएँ और किसी वडेरे के पास बैठकर इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। तो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक ये पुलिस का जो किरदार है वो भी हम देखते हैं कि हर केस में सामने आता है। और पुलिस को भी अपने तय सोचना चाहिए कि जो मुल्जिमान हैं उन्हें प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। इस तरह का वाकया किसी के साथ भी पेश आ सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें।
वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन आ रहे हैं। अफगानिस्तान सीरीज है, उसके बाद एशिया कप है और फिर वनडे वर्ल्ड कप की मसरूफियात भी आ रही हैं। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो कौमी टीम के हेड कोच हैं ग्रांट ब्रैडमैन, उन्होंने मीडिया से बात की है और उनका ये कहना है कि एशिया कप में जो श्रीलंकन कंडीशंस हैं वहाँ पर जारहाना क्रिकेट के अप्रोच से खेलना पड़ेगा। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ और एशिया कप की तैयारियों पर सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो मिडल ओवर्स हैं उनमें रन्स बनाने की ज़रूरत है और हरीफ के रन्स रोकने पर भी इस हवाले से काम किया जा रहा है। ब्रैडमैन ने अफगानिस्तान के पहले मैच को काफ़ी अहम करार दिया है। उधर कौमी क्रिकेटर नसीम शाह ने ये इंकशाफ किया है कि उन्हें कोई भी इंजरी नहीं हुई, वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ खबर सामने ये आई थी कि पाकिस्तानी पेसर नसीम शाह लंका प्रीमियर लीग के दौरान इंजरी का शिकार हो गए थे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने भी वर्ल्ड कप के हवाले से बात की और उनका ये कहना है कि वर्ल्ड कप के हर मैच में ही परफॉर्म करना होगा, क्योंकि जाहिर बात है हर मैच ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। उधर शादाब खान ने भी भारत में वर्ल्ड कप जीतने को सोने पर सुहागा करार दिया है और इसके साथ साथ वहाब रियाज ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। मानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू द शो। से बात करेंगे वहाब रियाज की, जो कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। कैसा फैसला लग रहा है आपको ये, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो टीम में कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन बिलाखिर खुद ही फिर उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है कि अब उनकी जगह नहीं बनती, टीम में बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। देखिए अनवार, जहाँ तक तो उनके डिसीजन का ताल्लुक है, एक वाइज डिसीजन है और एक टाइमली उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि देखिए प्लेयर को खुद डिसाइड करना होता है कि प्लेयर को ये आइडिया हो जाता है कि आया कि अब वो उसका फ्यूचर है या नहीं है। जिस तरह हम बात करें वहाब रियाज की कि 3 साल से वो पाकिस्तान टीम से दूर हैं और अब ज़ाहिर है जब आप इतना अरसा दूर रहते हैं, फिर दूसरी तरफ जिस तरह खुद वहाब रियाज इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, मिसाल के तौर पे शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं या नसीम शाह है या बेंच में भी बास प्लेयर्स हैं, तो उनकी जगह बनती हुई नज़र नहीं आ रही। खुद मतलब वहाब रियाज ने यह कहना चाहिए कि हकीकत पसंदी से काम लिया, या इसको दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि नवश्ता दीवार पढ़ दिया। ये बहुत कम लोग करते हैं इस तरह से, जो कि इस तरह का फैसला ले लेते हैं। साथ ही साथ एक जो उन्होंने हमने देखा कि एक और बात की जो कि हमें भी ये फील हुई और मैं आपसे जानना भी चाह रहा था कि फेयरवेल मैच देने की पॉलिसी यहाँ पर कोई क्यों मौजूद नहीं? देखें, फेयरवेल मैच उस सूरत में हो अगर एक प्लेयर जो है ना टीम में है और वो जिस तरह मैं अजहर अली की मिसाल देता हूँ कि अजहर अली खेल रहे थे, टीम में मौजूद थे, उस दौरान उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की। ठीक है, फेयरवेल मैच ना सही, लेकिन एक तकरीब का इनेकाद उनके लिए किया गया, उनको सराहा गया और वहाँ पे जो भी एक रिवायती एक तकरीब हुई वो हुई। बात क्या है कि अब एक प्लेयर 3 साल से या 4 साल से कौमी टीम में नहीं है, तो उसके मतलब वहां पर फेयरवेल मैच समझ से आप ठीक है एक एग्जीबिशन मैच तो करा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैच को किसी को आप उसके लिए फेयरवेल बनाएं तो एक जबरदस्ती वाली बात होगी। और जहां तक वहाब रियाज का देखें, अगर हम बात करें, हकीकत में उनका करियर पहले ही खत्म हो चुका था। अब ये कह लें कि बाज़ाब्ता इख्तिताम हुआ है उनके करियर का, वरना वहाब रियाज से एक अरसे से मतलब वो टेस्ट क्रिकेट से वैसे ही ऐलान कर चुके थे और T20 और वनडे भी नहीं खेल रहे थे। तो ये हाँ, यहाँ पर उनको ये ज़रूर सराहा जाएगा कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है कि आगे भी यानी प्लेयर्स को ये देखना चाहिए कि जब वो समझते हो कि उनका वक्त पूरा हो चुका है, जगह नहीं है, उन्हें फैसला मेरा ख्याल है कि ले लेना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीजन शुरू होने जा रहा है, जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ अब हमारी सीरीज शुरू होने जा रही है, एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर आने वाला है। इंपॉर्टेंट सीजन भी है, पाकिस्तानी अवाम की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। वर्कलोड आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि अभी जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं सारे ही लीग्स खेल रहे हैं और जहां पर हम ये बात करते हैं कि वो सबसे पहले टीम को सर्व करें, वहां पर हमें ये भी देखना चाहिए कि उन्हें भी अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखना है कि यहाँ पर अगर उन्हें लाखों रुपए मिल रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो ये किस तरह से मैनेज होगा वर्कलोड कि अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह से नसीम शाह के हवाले से खबर आई कि वो इंजर्ड हो गए हैं, तो अगर ऐसा कोई इंजरी किसी को हो गई तो वो तो इस वक्त तो हम उसके मुताबिक नहीं हो सकते। देखें, पहले तो ठीक है वर्कलोड में हम बात करते हैं, पहले एक चीज़ है टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये वर्ल्ड कप का साल है, ठीक है, वर्ल्ड कप का साल है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ता है कि आगे आपके वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप भी है, दीगर इवेंट्स भी हैं। तो यहाँ पर आपको प्लेयर्स को ये बोर्ड का काम है या जो भी थिंक टैंक है उसका काम है कि वो डिसाइड करे कि रोटेशन पॉलिसी क्या इख्तियार करनी है, वर्कलोड मैनेजमेंट क्या करना है, प्लेयर्स को किस तरह मैनेज करना है। तो बात वही जिस तरह आपने की
वर्कलोड मैनेजमेंट की, तो बोर्ड को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि खिलाड़ियों को कितनी लीग्स की इजाजत देनी है, किस खिलाड़ी को कहां पर देना है इजाजत, किसको नहीं देनी है, और किस खिलाड़ी को आपने मुस्तकिल कैरी करना है। अब एक और चीज है, एक तरफ लीग खेल रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है कि आपके तकरीबन तमाम प्लेयर मुस्तकिल आपके साथ खेल रहे हैं, चाहे आप वो अक्सर बेशतर प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। फिर आप आ जाते हैं, अभी वो वर्ल्ड कप में भी टीम का हिस्सा है, अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेल रहे हैं, एशिया कप का भी हिस्सा होंगे। तो ये चीज, और वर्ल्ड कप में आप एक चीज ये जहन में रखें कि वर्ल्ड कप अब जिस फॉर्मेट पे होता है पिछली वर्ल्ड कप के बाद से, कि आपको मिनिमम 9 मैच खेलने हैं। तो अगर आप उन तमाम प्लेयर्स को कैरी करते तो इतना आसान नहीं होता। और स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ओवरकास्ट भी होती हैं, या ये कह लें कि थोड़ा सा कंडीशंस ऐसी होती हैं कि इसमें आपको थोड़ा सा थकन का एहसास जल्दी होने लगता है। तो यहाँ पर आपको बड़ा मैनेज करना पड़ेगा इन चीजों को। ये बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से मैनेज करता है कि किस खिलाड़ी को। जहां तक आपने बात की कि पैसों का भी मामला है, बिल्कुल आप देखें इन तमाम चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, खिलाड़ियों की जरूरियात अपनी जगह है, टीम की जरूरियात अपनी जगह है, तो ये आपको इन चीजों में तवाजुन कायम करना पड़ेगा, और ये बोर्ड को ही शायद करना चाहिए, उन्हें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बार बार बात करते हैं, हमने देखा जिस तरह से मिकी आर्थर आए, उन्होंने बात की, अब ब्रेंट बर्न बात करते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस पर फोकस ठीक तरह से हो रहा है? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट भी इसी तरह से खेली जाती है जैसे वनडे क्रिकेट हो रही है या T20 खेला जाता है। एक्चुअल में अभी जो अगर हम बात करें ना, थोड़ा सा ट्रेंड यूं भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट में तो पहले ही चले, चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही हैं। टेस्ट क्रिकेट में जो चेंज आ रहा है वो है जिसको हम कह रहे हैं कि बास्केटबॉल थ्योरी जो ब्रेंडन मैकलम की है, तो अब वो दीगर टीमें भी अडॉप्ट करी, और पाकिस्तान टीम में बिल्कुल ये चीज़ नज़र आई है, हमें अप्रोच जो है चेंज होती नज़र आई। जो अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज हम जीते, तो उसमें आप देखें कि पाकिस्तान टीम का जो स्ट्राइक रेट था माजी की निस्बत काफ़ी बेहतर था, बहुत यानी काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़र्क नज़र आया, जिसका क्रेडिट हम दे सकते हैं बिल्कुल के मिकी आर्थर को भी और ब्रेंट बर्न को भी, कि इनका जो एक कॉम्बिनेशन था, इन्होंने डिसाइड किया। और जिस तरह कल ब्रेंट बर्न ने बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रिजल्ट्स अपनी जगह है, लेकिन हमारी अप्रोच आपको नजर आएगी, और वो ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ जो कल उन्होंने बात की। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम, ये प्लेयर्स को भी ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि उन्होंने अपना जो एक स्टाइल, हाँ, उसको थोड़ा सा चेंज, क्योंकि काफी तनकीद थी, बाबर पर बड़ी तनकीद थी, रिजवान पर बड़ी तनकीद थी कि बड़ी स्लो क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं। जहां तक तनकीद का ताल्लुक है, तनकीद समटाइम बड़ी वो ठीक है, समटाइम इश्यूज हुए, लेकिन आप ये देखें कि जो बाबर पे तनकीद होती है, बाबर के जो मोर देन 70% रन हैं वो विनिंग कॉज के अंदर हैं। ठीक है, अगर आप T20 क्रिकेट में लोग बात करते हैं तो जब से बाबर खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में 16,000 से कुछ ज्यादा रन बनाए, जिसमें से 3,000 से ज्यादा रन बाबर के, 21% रन जो है वो बाबर के, और मोस्टली मैचेस आप जीते हैं। वो जहां तक तनकीद की बात है, वो फिर लोगों के अपने अपने एजेंडे हैं जो मखसूस, मतलब सीधी सी बात करूंगा कि बाज प्लेयर्स जो होता है अपने जब फेवरेट प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं या वो उनको कोई रिप्लेस करता है, तो फिर कहीं ना कहीं भड़ास निकालने का मौका चाहिए होता है। तो ये मामला है। अदरवाइज देखें, ठीक है कि आपको अपनी अप्रोच थोड़ी चेंज करनी होगी, और अप्रोच चेंज होती हुई नजर आ रही है। अब जो एशिया कप है या अफगानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तानी सीरीज है, कैसे देख रहे हैं? टीम कॉम्बिनेशन कैसा है, कैसा परफॉर्म कर सकते हैं? टीम कॉम्बिनेशन बहुत अरसे के बाद एक चीज हमें नजर आ रही है कि आप एक आम क्रिकेट फैन भी या व्यूअर भी बैठ के सोचता है कि यार किसको ड्रॉप करें, किसको बिठाएं, तो एक थोड़ा सा यानी आपको ऑप्शंस बड़ी अच्छी ऑप्शन नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ऊपर जाते हैं, आपके पास फखर भी है, आपके पास जो है इमाम भी है, फिर आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी है, उनको आप एज ओपनर भी खिला सकते हैं, आगे रिजवान भी है, इफ्तिखार भी है, इसी तरह आगा सलमान है आगे। फिर बॉलिंग में आप आ जाते हैं तो आपके पास अगर स्पिनर की बात करते हैं शाहनवाज, वो शादाब भी है, नवाज भी है, उसामा मीर, यानी एक बैलेंस टीम है। हाँ, कुछ प्लेयर्स का जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल एक कंसर्न चीज़ है कि जिस तरह आप अगर फ़हीम अशरफ की बात करते हैं या अब्दुल्ला शफीक को चांस देना, थोड़ा सा इस लिहाज से लोग उनके स्टैट्स देखते हैं, स्टैट्स की वजह से लोग कहते हैं कि लिस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक अच्छे टच में है। लेकिन फिर भी हमें मोहतात तो रहना है क्योंकि अफगानिस्तान सरप्राइज दे देता है और अफगानिस्तान ने पीछे सरप्राइज दिया। हाँ, यहाँ एक चीज आपने याद दहानी कराई कि बिल्कुल उन्होंने सरप्राइज दिया कि हम हारे उनसे। यहाँ एक चीज थोड़ी सी वही जो हमने शुरू में बात की रोटेशन पॉलिसी की, लास्ट टाइम आप अफगानिस्तान गए थे जिसमें हम काफी इसमें हमारी बात हुई थी कि आपने बिल्कुल सबको रेस्ट करा दिया था, यानी जितने
अब आपने सब पे उतार दिया। देखिए हम हमेशा एक बात करते हैं कि आप बैलेंस करके चलें। बिल्कुल अफगानिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, ना अफगानिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि आप उसको लाइटर लें। एक अच्छी टीम है और मैचेस जो हम उनसे जीतते रहे वो हम लास्ट बॉल पे इस तरह के मैचेस हम जीतते रहे, खास तौर पे जो उनके स्पिनर्स हैं, उनके स्पिनर्स और ये जो कंडीशंस हैं, और फिर पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स का स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करना, इन तमाम चीजों को मिलाते हैं तो चीजें मतलब आप उसको 50-50 कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे शतरंज की, जो कि एक ऐसा खेल है जिसमें सब्र और हिकमत अमली की भरपूर आजमाइश होती है। हर चाल पर नज़र और शय और मात के इस खेल में अब पाकिस्तान भी अपना नाम पैदा कर रहा है और इस मरतबा ये कारनामा महज 10 साला बच्ची ने अंजाम दिया है। 10 साला आयत आसमी ने आलमी शतरंज मुकाबलों में कांसी का तमगा जीतकर मुल्क और कौम और अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और हमारे लिए भी बड़ी ही प्राउड की बात है। काज़ाकिस्तान के शहर ओक्ताव में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड स्कूल चेस चैंपियनशिप अंडर 12 में 53 ममालिक से 400 खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, जहां पर आयत आसमी भी मौजूद थी और उन्होंने बड़ी ही उम्दा कामयाबी हमारे वतन के लिए हासिल की है, अपने लिए हासिल की है। आयत आसमी हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपकी उनसे मुलाकात भी करवाते हैं, उनसे बातें भी करेंगे। आयत, बहुत के वक्त के लिए वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना मुश्किल खेल खेल रही हैं, कैसे? मैं प्रैक्टिस करती हूँ, हर रोज़ 5 to 6 आवर्स चेस खेलती हूँ मैं। अच्छा। तो ऐसे मैंने मेहनत की, मैं गई वहाँ पर, मैं 3rd प्लेस लेकर आई। अच्छा, तो किसके साथ खेलती हैं इतनी देर? कौन आपको इतना टाइम दे रहा है कि आप 5 से 6 घंटे खेल रही हैं, फिर साथ आप स्टडीज़ भी कर रही हैं? मेरे सर आमिर आते हैं घर, वो मुझे कोचिंग देते हैं, हर रोज़ आते हैं, वो ऑनलाइन भी होती है वो, और सर वो ऑन बोर्ड भी करवाते हैं। अच्छा, तो कितना टाइम आपको हो गया, कितने सालों से आप खेल रही हैं? मैं 3 years से खेल रही हूँ। ठीक है, और अभी आप कितने साल की हैं? मैं अभी 10 years की हूँ। यानी कि आपने 7 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू कर दिया था। और उस एज में जब हम देखते हैं कि आमतौर पर हमारे यहाँ तो बच्चियाँ गुड़िया के साथ खेल रही होती हैं या कोई डिफरेंट गेम्स खेल रही होती हैं, तो ये शौक कहाँ से डेवलप हुआ? मैंने चेस को पहली दफ़ा अपनी खाला के घर देखी थी। मैंने अपनी अम्मा से पूछा क्या चीज़ होती है, मेरी अम्मा ने बताया कि चेस होती है और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगी। तो मुझे मेरा फर्स्ट बोर्ड मिला था जब मैं 7 years की थी अपने बर्थडे पर, और तब से मुझे बहुत शौक है खेलने का। अच्छा, बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आसान नहीं है, आपको दिमागी खेल है बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा अक्लमंदी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी आपने चालें चलनी है, बड़ी आपको महारत उसमें होनी चाहिए। तो उसके लिए कोई बादाम खाती हैं, कोई डाइट भी उसके लिए कोई अच्छी लेती हैं या क्या करती हैं? मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मैं खाना भी डाइट अपनी मेंटेन करके रखती हूँ, और मैं साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी करती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो किस तरह से मैनेज कर रही हैं? पढ़ती भी हैं, फिर इतनी देर आप चेस भी खेल रही हैं क्योंकि उसको टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मैं रोज़ 2 to 3 आवर्स देती हूँ पढ़ाई को। मैं पढ़ाई के बाद चेस करती हूँ, फिर 5 to 6 आवर्स यहाँ मैं पहले भी करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई के बाद भी चेस करती हूँ, चेस नहीं छोड़ती। लेकिन अच्छा, तो ये कंपटीशन हमने देखा बहुत बड़ा कंपटीशन था, इसमें 53 ममालिक से 400 के करीब जो लोग थे वहाँ पर, जो बच्चे थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पाकिस्तान से या आपके स्कूल से आपके कोई फ्रेंड्स भी गए थे इसमें हिस्सा लेने? जी, मेरे साथ 7 और लोग गए थे। अंडर 18 की भी एक 4 टीम थी, 4 पीपल की टीम थी, और मेरी टीम में 3 और लोग थे जो मेरे साथ गए थे। अच्छा, तो उसमें से सिर्फ आप ही जीती हैं यानी कि? जी। अच्छा, यानी कि आपको फिर इसमें काफ़ी महारत हासिल है। इन लोगों के साथ भी आप यहाँ पर पाकिस्तान में खेलती रही हैं? जी, मैं इन लोगों के साथ पाकिस्तान में भी खेलती रही। तो इनको हराती रही हैं यहाँ पे? जी, मैं फिर भी उन्हें समझ नहीं आई कि आपके साथ बाहर नहीं जाना चाहिए कि आप तो वहाँ जाके भी हरा देंगी? नहीं, वो हमारी टीम के साथ। ठीक है, तो उनके साथ नहीं आएगी मैच, तो हमारी डिफरेंट टीम के साथ आई थी मैच। तो जब कोई आपके साथ नहीं होता तो फिर प्रैक्टिस कैसे करती हैं? तब मैं फिर कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करती हूँ, एक सॉफ्टवेयर पर। ठीक है। अच्छा, तो कितना मुकाबला ये आपको मुश्किल वहाँ पर लगा, क्योंकि दुनिया से बहुत से प्लेयर्स आए होंगे ये खेलने के लिए, कैसा कंपटीशन रहा? वहाँ पर इजी भी थे और मुश्किल भी थे। लाइक कोई थे जो बहुत, इनको इतनी अच्छी नहीं आती थी, उनको मैं आराम से हराती थी। जिनको लाइक अच्छी आती थी उनके लिए, उनके साथ मुश्किल होता था। अच्छा,
ठीक है, तो अभी क्या प्लान्स हैं आगे, कौन से कंपटीशन में हिस्सा लेना है, क्योंकि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं अब? आगे मैं शायद इजिप्ट जाऊँ अक्टूबर में। अच्छा ठीक है, तो कोई फेडरेशन इसकी अलग से बनी हुई है, आपको किसी ने स्पॉन्सर किया, स्कूल ने किया, किसी इदारे ने किया? जी, इसकी चेस की एक फेडरेशन है, उन्होंने हमें भेजा था। ठीक है, तो ओवरऑल फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब भी आप बाहर जाकर खेलते हैं डिफरेंट प्लेयर्स के साथ तो आपको एक नया एक्सपोजर मिलता है, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है? वहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आई थी और नर्वसनेस भी हुई थी मुझे थोड़ी सी, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट भी थी। अच्छा ठीक है, तो कजाकिस्तान में जब आप गई हैं तो वहाँ पर फिर कैसी मेहमान नवाजी आपने देखी, आप लोगों को किस तरह से वहाँ पर ट्रीट किया गया? वहाँ पर हमें बहुत अच्छा वेलकम किया गया, हमें एंड सेरेमोनी पर बहुत अच्छी तरह लोकल्स भी आए थे हमें बाय करने के लिए और बहुत अच्छा उन्होंने हमें ट्रीट किया था। ठीक है, तो मेडल मैंने सुना है कि आपने पाकिस्तान के नाम किया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके साथ जो फिर क्लास फेलोज मौजूद हैं वो आपकी इस जीत पर क्या कहते हैं, जो आपके स्कूल वाले हैं वो क्या कहते हैं? जब वापस आई हैं तो फिर कहीं से कोई इनाम भी मिले हैं? जी, मैं वापस आई तो मुझे एक पप्पी भी मिला है, लेगोस भी मिले हैं, बहुत कंग्रेचुलेशंस भी मिले हैं। ठीक है, तो जो फेडरेशन काम कर रही है उन्होंने किसी इनाम का ऐलान किया हो, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि कोई इतनी छोटी सी बच्ची हमारे लिए मेडल लेकर आई है शतरंज में? जी, उन्होंने एक पार्टी थ्रो की थी मेरे लिए केक के साथ। ठीक है, तो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट है आपके पास? जी, मेरे पास फुल सपोर्ट है, मेरी अम्मी सपोर्ट करती हैं, अब्बा सपोर्ट करते हैं और सारे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मजीद इसके साथ साथ क्या एक्टिविटीज़ आया था आपकी? इसके साथ साथ मैं जिम्नास्टिक्स करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ और हॉर्स राइडिंग करती हूँ। अच्छा, तो इतना वक्त फिर आप निकाल लेती हैं? पढ़ाई में भी तेज़ हैं या फिर सिर्फ शतरंज में तेज़ हैं? मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ। अच्छा ठीक है, तो पोजीशंस वगैरह क्लास में फिर ले रही हैं? जी, मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो अभी क्या फिर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसको कंटिन्यू करेंगी और एक शतरंज में जिसे हम कहते हैं कि प्रो बनेंगी और नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल लेकर आएंगी? जी, मैं पाकिस्तान की पहली ग्रैंड मास्टर बन के आऊँगी। अच्छा, चले जी, इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस हैं आयत के साथ। बड़ा अच्छा लगा आयत के साथ मिलकर और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए भी, आयत के लिए भी। पहली ये 10 साल की बच्ची हैं जो कि पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आई हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है। इस तरह के जो प्लेयर्स हैं हमें इन्हें सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं और एक पैकेज आपके साथ शेयर करते हैं, रिपोर्ट शेयर करते हैं जिसमें मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन उमर भट्ट, जिन्होंने अमरीकी व्लॉगर के घुटने की कामयाब सर्जरी की है और इस ऑपरेशन की ख़ास बात यह है कि इसमें जो घुटना है उसको खोला नहीं गया बल्कि लेज़र के साथ सर्जरी की गई है। तो फलक चौहान ने इस पर खुसूसी रिपोर्ट रेडी की है, वो देखते हैं। अनवर, आज आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे कि मैं हॉस्पिटल क्यों आई हूँ। आज एक्चुअली मैं एक अमरीकी व्लॉगर से आपकी मुलाकात करवाऊंगी जो पाकिस्तान अपनी नी लिगामेंट इंजरी का ट्रीटमेंट करवाने आए हैं। जी हाँ, और इसकी खास बात यह है कि डॉक्टर उमर भट्ट आप इनका ट्रीटमेंट करेंगे और सर्जरी करेंगे और इस सर्जरी में नी को खोले बगैर लेज़र के थ्रू यहाँ पर सर्जरी की जाएगी और विद इन 1 डे अलेक्जेंडर जो हैं वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। इसके अलावा वो हाइकिंग भी कर सकते हैं, सर्फिंग भी कर सकते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी डॉक्टर उमर भट्ट से जो कि निहायत मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन है और ये ट्रीटमेंट भी करते हैं जिसकी स्पेशलिटी तो मैं आपको बता चुकी हूँ। डॉक्टर उमर भट्ट से भी बात करेंगे, अलेक्जेंडर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे उनका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आइए चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर उमर, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में एक नी की सर्जरी हो रही है जिसको नी खोले वगैरह लेजर के थ्रू सर्जरी करने लगे, तो क्या है? हमारे मुल्क के लिए जरी बात है, खुशी की बात यह है कि बाहर मुल्क से एक अमेरिकन आया है जो हमारे सिस्टम पे और हमारी सर्जरी पे इतना ट्रस्ट करता है कि वो यूएस से फ्लाई करके आया है हमारे से सर्जरी कराने। जहाँ तक ताल्लुक है घुटना खोले बगैर, इस प्रोसीजर को आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। जिन लोगों की टांग के लिगामेंट डैमेज हो जाए, कॉमनली पाकिस्तान में चूंकि स्पेशलिटी बहुत साल से डेवलप नहीं हुई थी तो लोग ओपन सर्जरी करते थे। अब हम ये सारी 2 से 3 सुराख से कर देंगे और मरीज शाम तक घर चला जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये भी बताएं कि क्योंकि ये अमेरिकन व्लॉगर हैं और ये अमेरिका से आए हैं तो मतलब यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी हैं, काबिल एतमाद हैं कि बाकी लोगों को भी जैसे टर्की में हेयर ट्रांसप्लांट होता है, बाकी कंट्रीज में भी होता है, तो हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट? मेरी नज़र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भी पाकिस्तान के अंदर मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करें। मैं जिस तरह इंग्लैंड से आ रहा हूँ पिछले 5-6-7 साल से, मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का काम करता हूँ, पेशेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो इसने फिर मुझे आके कंसल्ट किया और जब ये सेटिस्फाई हुआ कि हाँ आई डू गुड क्वालिटी वर्क, फिर इसने कहा मैं भी आपसे सर्जरी करना चाहता हूँ। अच्छा, आप स्पोर्ट्स सर्जन भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली अपनी जॉइंट पेन जो है वो किस तरह
से ट्रीट करवाते रहना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज तो किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर को हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो किस तरीके से जॉइंट पेन को ठीक करे। इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से प्रिवेंट करे इंजरी को। उसके लिए तरीकेकार ये है कि इंजरी प्रिवेंशन एक प्रोग्राम होता है जो पेशेंट्स देखते हैं। सेकंड ये कि अगर उसकी इंजरी हो जाए तो वो स्पेशलिस्ट को जाके दिखाए। हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि जितने भी प्लेयर्स हैं इंजरी के बाद खेलते रहते हैं जब तक कि उनकी टांग या उनका शोल्डर खराब ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं इस सर्जरी का बेनिफिट क्या होगा? देखिए, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी के बहुत बेनिफिट है। नंबर 1, आप ओपन सर्जरी करेंगे दर्द ज्यादा होगा, आर्थ्रोस्कोपी में दर्द कम। नंबर 2, छोटे से कट से सर्जरी होती है, पेशेंट को पेन कम होता है। और अब इंस्ट्रूमेंटेशन इतने एडवांस हो गए कि पेशेंट को इतना कम दर्द होता है कि 2 से 3 घंटे में वॉक करके घर चला जाता है, कंपैरिजन टू वो ऑपरेशन जिसमें उसको 4-4 दिन बिस्तर पे लेटना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस सर्जरी के बाद मरीज 98% उसी स्पोर्ट्स पे चला जाता है जो पहले खेलता था। आपके कहने का मतलब ये कि क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं तो इसके बाद ये ट्रैवल कर सकते हैं आज के बाद? सर्फिंग कर सकता है, स्पोर्ट्स खेल सकता है जिसको शौक है, और वो वीलॉगिंग जो उसने पाकिस्तान के लिए पहले बनाई थी उस तरह की बहुत सारी बना सकता है। वैसे ये तो बहुत एक्साइटिंग एक चीज है कि आपका एक सर्जरी होती है और एक दिन के अंदर अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर उमर बट से तो हमारी बात हो चुकी है, अब हमारे साथ मौजूद हैं अलेक्जेंडर जिनकी अभी सर्जरी परफॉर्म होनी है। तो सबसे पहले उनसे पूछेंगे कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाने पाकिस्तान ही क्यों आए हैं। हाय अलेक्जेंडर, हाउ आर यू? I'm doing really good. Really excited to be here, and yeah, really excited for my knee to be fixed. Okay, so how have you been in Pakistan right now? So I came to Pakistan about a year ago, and I met my best friend. His name is Bilal, and Bilal actually has the same issue. He has an ACL, a torn ACL, and so he invited me to come to Pakistan to get my ACL fixed. And yeah, and then here I am, and we have one of the best, surgeons. When I tore my ACL, the first response was not to go back to the US. The surgery in the US cost a minimum of $15,000 just for this surgery, right? And so if I flew to Pakistan and I stayed in Pakistan for a month and had surgery from one of the best surgeons, like, it's not even close to that, not even close. So I mean, yeah, travel tourism or like medical tourism is definitely like. अच्छा, मैंने सुना आपको वैसे उर्दू भी आती है, तो क्यों ना हम थोड़ा उर्दू में भी बात कर लेते हैं? ये लाज़मी है। मैंने उर्दू सीखा। कितने टाइम में सीखा? एक साल से ज्यादा। एक साल में? ये बहुत मुश्किल जुबान है। मुश्किल जुबान है? हाँ। अच्छा, खाने कौन से खाए अभी तक पाकिस्तान के? मैंने सारे खाना खाया। सबसे पसंदीदा खाना अभी ये कराची खीर बिरयानी आलू की वजह से it's just like the best like। तो मेडिकल टूरिज्म पर फलक चौहान की खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे किस तरह से तब्दील हो रही है कि बगैर नी को खोले लेज़र के थ्रू ये सर्जरी की गई है, जिसके बाद अमरीकी व्लॉगर जो हैं वो महज एक ही दिन में मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं। बड़े ही मशहूर व्लॉगर हैं अलेक्जेंडर, जो कि पाकिस्तान में भी हमने देखा कि व्लॉगिंग करते हमें दिखाई देते हैं। और अब यही कहा जा रहा है कि सर्जरी के बाद जो ज़िंदगी के जो मामूलात हैं वो आराम से वो अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान आया सर्जरी करने के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो हम यही सुनते हैं कि हम ही लोग बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने, जो हमारे सियासतदान हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्कों का रुख करते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाहर से भी लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ है यहाँ के डॉक्टर्स पर, क्योंकि जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो इस सर्जरी की कामयाबी के बाद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जो मेडिकल टूरिज्म है उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल सकता है। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर उमर भट्ट को भी अपने शो में बुलाएं, और जो व्लॉगर हैं अलेक्जेंडर उनको भी अपने शो में बुलाएं, इस सर्जरी के हवाले से भी बात करें और उनके पाकिस्तान में व्लॉगिंग के सफ़र पर भी बात करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। हॉलीवुड ने इंसानी नफ्सियात के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, और इसी तरह हमने देखा कि फिर उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए बॉलीवुड की जानिब से भी ऐसी फिल्मों पर काम हुआ है। अलबत्ता पाकिस्तान में जो रिवायती कॉन्सेप्ट है उससे हटकर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म पर काम देखने में नहीं आया एक बहुत लंबे अरसे तक। अब पाकिस्तानी फिल्म स्टार शायरा राय की प्रोडक्शन के तहत साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म सनक बन चुकी है। फिल्म में शायरा राय मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, और फिल्म में शायरा एक मशहूर टॉप एक्ट्रेस का किरदार निभा रही हैं। शायरा समेत फिल्म की दीगर कास्ट आज हमारी मेहमान भी है, लेकिन सबसे पहले फिल्म का ट्रेलर आपके साथ शेयर करते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे।
अच्छा जी, तो ये था टीज़र। ट्रेलर अभी आना बाकी है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़ुबैर शारिक, शायरा राय और मुनीब अली ने हमें ज्वाइन किया, जो कि फ़िल्म की लीडिंग कास्ट है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा शायरा से, क्योंकि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं और साथ ही साथ इसमें लीडिंग लेडी का किरदार भी अदा कर रही हैं। जो भी मैंने विजुअल्स देखे हैं, जो साउंड क्वालिटी हम देख रहे हैं, तो वो देखकर ऐसे लग रहा है जैसे हॉलीवुड स्टाइल कोई मूवी बन रही है। क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जो है वो कभी भी लोगों ने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी, उस कॉन्सेप्ट पर काम नहीं किया गया। तो एक बिल्कुल डिफरेंट आपने एक वो जो साइड थी वो चूज की है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे एट योर शो। आपने अभी प्रोमो देखा है, टीजर नहीं देखा और ट्रेलर अभी आना बाकी है। टीजर ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। जहां तक बात की जाए हॉलीवुड की और इन चीज़ों की, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू माय डायरेक्टर एंड एडिटर हु वाज आल्सो माय पार्टनर इन द मूवी, हसन फरीद, जिसने इसको बनाया है और डायरेक्ट किया है। तो उसकी जो काविश है और इन चीज़ों को लेकर जो उसका जहन काम करता है ना, इज़ वेरी एक्टिव इन दीज थिंग्स कि हमें बिल्कुल हट कर कुछ करना है। एंड इन रिगार्ड्स टू साइकोलॉजिकल थ्रिलर, डेफिनेटली एक ऐसा जॉनर है जिसको हम लेकर आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि रोम कॉम से ही आई थिंक मार्केट में काम चलना चाहिए। दैट शुड बी समथिंग अदर देन रोम कॉम। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर हमें रोमांटिक कॉमेडी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। Yes, we love those content, but I think ऐसे भी लोग हैं जो थ्रिलर के बहुत बड़े फैन हैं, तो उनके लिए हम लोग ये लेकर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा ज़ुबैर, आपसे जानना चाहूँगा आपका फिल्म में क्या रोल है, और अगर थोड़ा सा आप हमें स्टोरी थोड़ी सी शेयर करना चाहें, ज़्यादा तो नहीं ऑब्वियसली, वो तो जब हम फिल्म देखेंगे फिर ही मज़ा आएगा ज़्यादा। सबसे पहले तो देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा बहुत प्यार भरा सलाम, और उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ मदऊ किया और हमें अपनी फिल्म को प्रमोट करने का मौका मिला। जो मेरा किरदार है, उस किरदार के बारे में मैं ज़्यादा जो है वो नहीं बताऊंगा, ये लोगों को थोड़ा तजस्सुस रहे इस चीज़ के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक ट्रायंगुलर सीरीज़ समझ लें कि आप, एक चल रही है जिसके अंदर दो लोग मौजूद हैं और एक जो है वो एक्ट्रेस मौजूद है, और बस उसी के इर्द गिर्द जो है कोई उसको पा रहा है, कोई उसको बचा रहा है, कोई उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप पाने की कोशिश में हैं कि बचाने की कोशिश में है? ये चीज़ है, ये दैट शुड बी इन सस्पेंस। और ये चीज़ जो है, लोग अगर टीजर से इस चीज़ को अप्रोच कर सकें दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन मैं चाहूँगा कि सिनेमाज में लोग जाएं और इस चीज़ को देखें कि पा कौन रहा है और बचा कौन रहा है। ठीक है। अच्छा मुनीब, तो आपका इस फिल्म में क्या रोल है? जैसे हम ब्रेक में डिस्कस तो कर रहे थे, मुझे तो आपने बता दिया था कि आप एज अ विलन हम इस फिल्म में नजर आएंगे, तो कितना मुश्किल होता है एज अ विलन? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और सब देखने वालों को सलाम। बहुत मुश्किल होता है कोई किरदार निभाना, और जो ऐसा किरदार जिस एक किरदार के पीछे दो किरदार डिपेंड कर रहे हो, क्योंकि विलन है तो हीरो हीरोइन को वो जब तंग करेगा तो ऑब्वियसली फिर तो कोई ना कोई कहानी निकल कर सामने आएगी। अब वो कहानी क्या होगी, किस तरीके की होगी, और वो किस तरीके से मैंने परफॉर्म किया है, तो वो ऑडियंस अब देखेगी तब उनको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है। अच्छा शायरा, हम देखते हैं कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग के रिवाइव करें और अच्छी फिल्में बनाने की तरफ जाएं, तो आपको लगता है कि आप लोगों की तरफ से एक अच्छी कोशिश की गई है, जो ऑडियंस है उनको एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी और आप लोग सिनेमाज में उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स आई थिंक अभी हमारा 3-4 दिन पहले हम पब्लिक अपीयरेंस के लिए एक जगह मौजूद थे, माना मॉल में, और वहाँ पर जो क्राउड था, दे वर गेटिंग मैड। अब हम लोग, मतलब आई वुड जस्ट से दैट कि हम इंडस्ट्री में कोई ऐसी पहचान नहीं रखते कि बहुत मतलब बिग स्टार्स की पहचान होती है। अनएक्सपेक्टेड था, द लव वाज अनएक्सपेक्टेड। वहाँ पर जो पीपल आर लाइक सो एक्साइटेड फॉर द मूवी, हमें नहीं था पता कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलने वाला, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरिट बेसिस पे। जहाँ तक फिल्म की बात आती है, 29 सितंबर को सिनेमा घरों में आ जाएगी, तो मेरी तो होप्स हाई होती हैं। कहते हैं ना, अपना बच्चा हर माँ को अच्छा लगता है, तो उस तरह मेरे लिए तो मेरा बच्चा जो है वो डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव चीज़ है। रिलीज का तो आपने हमें बता दिया कि डेट 29 सितंबर है, तो शूटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी पोस्ट पर काम चल रहा है या कहाँ तक पहुँची है? जी हाँ, हमारी फिल्म कंप्लीट ही है ऑलमोस्ट। वी आर गेटिंग टू दैट वर्ज ऑफ पुटिंग द सॉन्ग्स नाउ, एंड ऑलरेडी अगर आप हमारे ऑडियंस को जो हमारा टीजर है वो दिखा पाएं तो वो एक आपको से आइडिया हो जाएगा कि जो इसकी जो क्वालिटी है, जो कंटेंट की क्वालिटी है, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द ऑडियंस। ऑलरेडी वो दिखाता है कि अलग है, ये पाकिस्तानी सिनेमा में एक अलग चीज आ रही है, वो दिखाता है। अभी जो हमने प्रोमो देखा उसमें शॉट्स बहुत ज्यादा हमें अच्छे लग रहे हैं। हाँ। हॉलीवुड स्टाइल को मैच किया गया है वहां पर, बल्कि उससे बेहतर काम करने की कोशिश की गई, साउंड इफेक्ट्स डाले गए हैं। तो
किस तरह से ज़ुबैर आप ये समझते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से रिवाइव करेगी, क्योंकि जो फिल्म अब आप लोगों ने बनाई है जिसमें काम किया, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, उसमें हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो ही उस फिल्म की एक बड़ी हद तक जान भी कहलाते हैं। तो उस पर आपको लगता है कि ठीक से काम हुआ है? हम अगर कंपैरिजन, क्योंकि हम सबसे पहले कंपैरिजन हॉलीवुड के साथ करते हैं या बॉलीवुड के साथ करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो है वो हमारा एक कंपैरिजन की जो सोच है ना, वो थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। सबसे पहले हमें यूनिकनेस पे जाना है कि हम क्या चीज़ यूनिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं जिस पे हॉलीवुड नहीं है, जिस पे बॉलीवुड नहीं है। वी डोंट नीड टू कॉपी समवन, एक अपना आइडिया लेकर आए, अपनी चीज़ें लेकर आए और उसको प्रमोट करें, ठीक है। और उस चीज़ से जो है वो पब्लिक ज़्यादा अट्रैक्ट होगी और वो एक नई चीज़ मार्केट में आएगी। जहाँ तक सवाल है हमारी फिल्म का, सनक का, उसके अंदर बड़े ही एक सेलेक्टिवली और बड़े ही चुन के जो हैं वो इफेक्ट्स और सीन को का इंतखाब किया गया है जो कि दूसरी फिल्मों से इसको हट के बनाते हैं। और मैंने पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर, जो कि रिवाइव हो रहा है, अच्छी से अच्छी फिल्में आ रही हैं पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर, और इस फिल्म का जो एक पूरा का पूरा सांचा है, मैंने ऐसी फिल्म जो है इस नोयत की पहले पाकिस्तान में नहीं देखी। ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये हमारी फिल्म है, ये मैं वाकई में जेन्युइनली जब ऑडियंस देखेगी इस फिल्म को, उसको लगेगा कि इस नोयत की फिल्म जो है वो पाकिस्तान में पहले नहीं देखी गई। काइंड ऑफ थिंग ना, काफी डार्क है, इंटेंस है। दैट इज वेरी इंटेंस मूवी, वेरी इंटेंस। ठीक है, अच्छा इंस्पायर्ड बाय मुनीब, हम देखते हैं कि जो विलन के किरदार हैं बहुत फेमस भी होते हैं, जिस तरह की बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो कि अपने विलन्स की वजह से बड़ी फेमस हुई हैं। तो आपने जब ये कैरेक्टर किया तो आपने क्या देखा, किसको फॉलो किया, या आपने कोशिश की कि एक नया कैरेक्टर ही डेवलप किया जाए? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो विलन के होते हैं, जो परफॉर्म किए जाते हैं और जो कि बहुत बड़े साबित हो जाते हैं। इस फिल्म में जब मुझे ये कैरेक्टर मिला तो कहीं ना कहीं बेसिकली थिएटर जब मैं करता था तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें चीज़ें सिखाई जाती थी कि अगर किसी कैरेक्टर को अडॉप्ट करना है तो आपने उसको थोड़ा सा महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिंग इट्स ऑल अबाउट फील। अगर आप फील नहीं कर पाएंगे, उस कैरेक्टर को जी नहीं पाएंगे, तो आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है कि जितने भी कैरेक्टर्स परफॉर्म किए गए हैं, इट्स अ वेरी ऑन अ वेरी बिग स्केल। अब इसके अंदर भी मुझे लगता है कि ये जो किरदार है उस हवाले से मुझे टफ टाइम दिया, और उस टफ टाइम के अंदर मुझे लगता है कि अगर इसने जो परफॉर्म किया है और विलन जो है निकल कर सामने आ रहा है तो इट्स अमेजिंग। मुझे वो बहुत कमाल का लग रहा है, क्योंकि मैं अगर मजीद बोल दूंगा, मुझे तजस्सुस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं इस किरदार के बारे में मजीद बताऊं। अगर मैंने बता दिया तो मेरी सारी जितनी भी ऑडियंस देखने वाले हैं सबके सामने वो कहानी सामने आ जाएगी। ठीक है। अच्छा शायरा, जिस तरह से ज़ुबैर हैं और मुनीब हैं, तो हम तो ये देखते हैं कि जो नए लोग हैं उनको आना चाहिए इस फील्ड में, लेकिन अगर मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कोई भी फिल्म मेकर है जब भी वो फिल्म बनाने जाता है उसकी कोशिश ये होती है कि ऑलरेडी जो फेसेस मार्केट में चल रहे हैं या स्टार्स हैं उनको लिया जाए ताकि फिल्म एक अच्छा बिजनेस करे, लोगों को उसको पता हो, वो फिल्म की एक हाइप अच्छी बन जाए। आपने एक, अगर मैं कहूँ, रिस्क लिया है या आपने नए लोगों को चांस दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? आई थिंक आप वक्त बदल चुका है, पीपल वांट फ्रेश थिंग्स, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं ऐसी भी लोगों की रिव्यू सुनती हूँ कि बड़ी बड़ी फिल्मों में कहते हैं यार कब तक हम इनको देखेंगे, वी हैव सीन देम ऑलरेडी सो मेनी टाइम्स। वो 50 साल का बंदा स्कूल का लड़का बनकर आया हुआ मूवी में, यू नो, टिल व्हेन वी गोना बी लाइक वाचिंग देम। तो एक फ्रेश एयर है, एक जैसे अब अगर मैं एक फिल्म आशिकी 2 की बात करती हूँ, उसमें 2 ऐसे एक्टर्स आए थे बिल्कुल फ्रेश थे, वो इतनी बड़ी हिट हुई थी। इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी, इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट। ठीक है, अगर वो ग्रिपिंग होगा ना तो वो लोग देखेंगे। हाँ, ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट जरूर है कि जी बड़ा चेहरा होगा, पीपल लाइक ओ वाओ तुमने इसको लिया इसको लिया, लेकिन क्वालिटी देखे ना। फेसेस को अगर हम एक साइड पे थोड़ी देर के लिए रखते हैं, और फेसेस भी वो वाले फेसेस नहीं हैं जो कि यूं ही आए हैं, प्रॉपर ऑडिशंस हुए थे, काफी सारे डिजिटल ऑडिशंस हुए थे, उनमें से चुन चुन के मतलब शॉर्टलिस्ट करके फिर मैंने ये सामने आपके रिप्रेजेंट किए हैं। जबरदस्त। अच्छा ज़ुबैर, कहाँ पर शूटिंग हुई है इस फिल्म की? कौन कौन सी लोकेशंस थी पाकिस्तान में या कहीं अगर बाहर भी शूटिंग हुई? आप ये समझ लें कि ऑल ऑफ द पाकिस्तान ही हुई है इस फिल्म की शूटिंग। ठीक है, इसकी शूटिंग ऑल ऑफ द पाकिस्तान हुई है, नॉर्दर्न में हुई है, पंजाब में हुई है। तो
काफ़ी हमारा जो है हेक्टिक और टफ स्केड्यूल था, काफ़ी चोटें खाई हैं मैंने और मुनीब ने शूटिंग जिस तरह से शायरा कर रहे हैं, जो हम प्रोमोस में देख रहे हैं, वो तो हमें यूरोप की लुक एंड फील आ रही है। हमारा जो पाकिस्तान है वो यूरोप से कम नहीं है। स्विट्जरलैंड गए थे, पाकिस्तानी स्विट्जरलैंड गए थे। ठीक है, तो ये तो हमारा जो सिनेमेटोग्राफर है फैसल, उसकी बड़ी मैं कहती हूँ कि काविश है इसके अंदर। ही इज एन अमेजिंग सिनेमेटोग्राफर। उसका जो वर्क ऑफ आर्ट है एज अ डीओपी वो दिखता है आपको। और ये सारे जब आप फिल्म 29 को देखने जाएंगे ना स्क्रीन पे, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या काम उन्होंने किया। उसके साथ साथ हमारे जो डायरेक्टर हसन फरीद हैं, उनकी भी जो है वो इनपुट लाजवाब है इस चीज को पूरे एक बड़े पैमाने पे बनाने के लिए। अच्छा, लेकिन शायरा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फिल्में जो हैं बड़ी कम तादाद में बनती हैं, और कभी कभी तो हम ये भी सुनते हैं कि जो जैसे अगर मैं द लेजेंड ऑफ मौला जट की बात करूं, तो हम भी शायद उस फिल्म के साथ थोड़े से बड़े हो गए थे कि वो फिल्म को आने में इतना वक्त लग गया था। जो सरमायाकार हैं वो पैसे नहीं लगाना चाहते, कभी अच्छी कहानियां नहीं मिलती, तो ये बड़े मसले मसाले हमारी फील्ड के। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ बात। मुझे बड़े लोग कह रहे हैं कि मौला जट आई थी, मौला जट ने तो ये किया था, तुम मौला जट की तरह की। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मौला जट में बड़े साल लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से इतना इंतजार नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि उनकी जो, मैं ये ऑन रिकॉर्ड ही बात करना चाहती हूँ, लॉट ऑफ पीपल हु सेड दैट ऑन कमेंट्स के इस तरह करके ऐसी नवायत की फिल्म है जिसमें ये दिखाया गया वो दिखाया। मैंने कहा स्टाइल डिफरेंट है, कहानी डिफरेंट है। अब मौला जट एक बहुत बड़ी हिट हुई है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हर फिल्म मौला जट की तरह की बनाई जाएगी, इस तरह की बनाई जाएगी कि वो एक पीरियड टाइम का जमाना दिखाया गया है, पुराने वक्त का, ठीक है। हमारी फिल्म एक आज के जमाने की फिल्म है जिसमें ग्लैमर है, जिसमें काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट के बारे में बताया गया है, एंड ऑफ कोर्स सस्पेंस और मिस्ट्री है। ठीक है। अच्छा, बेनिस जॉर्ज भी हमारे शो पे काफी बार आ चुकी हैं, और उनका इस फिल्म में क्या रोल है? वो अनफॉर्चुनेटली आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकी जी। वो मेरी सिस्टर का रोल कर रही है। शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ रूही, जो कि मुझे मैं एक एक्ट्रेस दिखाई गई हूँ मूवी में जिसको वो मैनेज भी करती है, उसकी मैनेजर भी है, उसकी बहन भी है, उसकी दोस्त भी है, और वो मेरी बड़ी क्लोज बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, जैसे कि हर टाइम हम साथ में होते हैं, तो वो है। तो एक इंडिपेंडेंट एंथुसियास्टिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है उसकी। ठीक है। अच्छा मुनीब, फिल्म में फिर सिर्फ डरा धमका रहे हैं या इस फिल्म में हमको गाने भी देखेंगे? नहीं, ऑब्वियसली ये कैरेक्टर बहुत ही यूनिक है। मुझे यूनिक इस वजह से कहूँगा कि थोड़ा सा बता ही देता हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आप मेरे अंदर से वो बात निकलवाना चाह रहे हैं लेकिन असल में ये कैरेक्टर जो है ना, जब वो गुस्सा करता है ना, तो उससे बुरा गुस्सा किसी का भी नहीं है। ठीक है। और जब वो प्यार करता है ना, तो उस जैसा मासूम बच्चा भी कोई भी नहीं है। तो हाँ, उस मासूमियत के पीछे उसका कहीं ना कहीं प्यार भी है, और उस मासूमियत पे कुछ गाना भी होगा, नजर भी आएगा आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द। और मेरे ख्याल से वो शायद टाइटल ट्रैक होगा हमारा। हाँ, टाइटल ट्रैक वो आपका टीजर में हमारा बड़ा खूबसूरत टाइटल ट्रैक ऑलरेडी लोगों ने सुना है, एंड 2-3 लोगों ने तो कवर भी बना लिया। पीपल आर लविंग दैट। हाँ, ऑलरेडी हमारे जो गाने हैं, सॉरी टू इंटरप्ट बिटवीन, वो गाने हमारी यूएसपी है मूवी की, ठीक है। ये विक्रम भट्ट साहब की जो राइटिंग है ना, उसने मुझे जज्बा दिया। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो राइटिंग है वो विक्रम भट्ट साहब की है, बहुत बड़ा नाम है, कि उन्हें किस तरह से एंगेज किया, किस तरह से ये स्टोरी मिली, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। वेल, मैंने उनके साथ 2 पहले प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। एक उनकी फिल्म आई थी गोस्ट, विच वाज अ बॉलीवुड मूवी, उसमें मैंने एज अ प्लेबैक सिंगर काम किया था। और फिर उनकी एक वेब सीरीज आई थी, वी बी ऑन द वेब करके एक प्लेटफॉर्म है, उसके लिए भी मैंने एक गाना उनके लिए गाया था, एक गाने का फीमेल वर्जन गाया था। सो दैट वाज इन 2019. That time I was having very good relation with a company called Z Music. So from them I got to know him. I've spoken to him. I was like, I have an idea of doing a movie. Can you please give me your input? And he on the spot, on the call, it was a call, and on the spot मुझे sign offices देकर कहा था ये अब कर लो शूट। So this is how I've got in touch with. अच्छा, एक ट्रेंड हम देखते हैं शायरा फिल्मों में बहुत ज्यादा, जो कि बॉलीवुड से ही स्टार्ट हुआ था, आइटम नंबर्स का। हाँ। कि उसको जिसने फॉलो कर लिया उसकी फिल्म हिट हो जाएगी, उस आइटम नंबर की बेस पर ऑडियंस जा देखने के लिए। तो वो मैं जानना चाहूंगा कि कोई आइटम नंबर भी इस मूवी में है? अरे आइटम नंबर नहीं है, आइकॉनिक नंबर है। आइटम नंबर हम कहेंगे ना तो वो थोड़ा सा इसकी आई थिंक डिसरिस्पेक्ट कहलाई जाएगी। मैडम का एक गाना आया था, मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, अच्छा, के शर्मा दा खोंड लाई दा, वो एक गाना था ना, तो उसको हमने रीमेक किया मूवी में, जिसमें मैं और विनेश आपको परफॉर्म करते नजर आएंगे, एक एथनिक वे में, एक देसी स्टाइल में, एक जिस तरह हमारा जो थोड़ा बहुत कल्चर जो है उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है विद अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल सेट्स एंड बैकग्राउंड डांसर्स। तो वो एक आइटम सॉन्ग नहीं कह सकते, डांस नंबर कह सकते हैं, बट इन अ
वेरी जैसे कि माधुरी दीक्षित जिस तरह करती थी परफॉर्म आजा नचले और उसके जिस तरह के गाने होते थे, दैट वाज अ प्योर देसी डांस नंबर which you're gonna be seeing that। शाज़िया मंजूर जी ने उसको गाया है, रीमेक किया है और वो इंशाल्लाह आपको अगले महीने तक। ठीक है, अच्छा एक सॉन्ग है जो कि मेरी टीम मुझे कह रही है कि फिल्म का ही है और हमें वो प्ले करते हैं, पहले वो भी सुन लेते हैं और फिर दोबारा बात करते हैं। नहीं, किसने लिखे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? बहुत सारे लोग हैं, देयर लॉट ऑफ पीपल इन म्यूजिक डिपार्टमेंट। मेरा इनपुट लिरिक्स में है और कंपोजिशन में है। ये जो गाना है ये मैंने कंपोज किया है, करीब आने दे। और इसके अलावा जो अदील सादिक है उसने इसका म्यूजिक दिया है, आमिर अली ने इसको गाया है, वकास अली जो है एक और म्यूजिक डायरेक्टर है जिसने दुपट्टा का म्यूजिक किया है। वी हैव अनदर वन फ्रॉम इंडिया, निखिल, जिसने एक और गाना किया है जो इसका और मेरा है, ना होने दूं जुदा। फिर अब्दुल राफे ने उसको गाया है, अब्दुल राफे जो एक बड़ा शो आता था पाकिस्तान आइडल, उसका वो फाइनलिस्ट था, उसने गाया है। तो लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो बहुत मतलब एक प्रॉपर एल्बम है जो बड़ा मजे का एल्बम है, आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बेस्ट विशेस हैं नियो पाकिस्तान की टीम की जानिब से। सनक की लीडिंग कास्ट हमारे साथ शो में मौजूद थी, जुबैर शारिक, शायरा राय और मुनीब अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ वायरल वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि दिलचस्प अजीब वीडियोस गर्दिश करती रहती है, जो हमने शेयर की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।